Hi everyone, good evening. How are you all? I hope all are doing great. तो चले आज हम शुरू करने वाले हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी हमने लास्ट हमारे 2 लेक्चर में किया था यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट जो कि हमने किया था जर्नल ऑफ पार्टनरशिप, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर डिफरेंसेस किए थे और जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं पार्टनर के, वो सब हमने किया था। यूनिट 2 में हमने रिलेशन ऑफ पार्टनर्स किया था कि कैसे क्या पार्टनर के रिलेशन होते हैं। अब हम हमारी आज की यूनिट में पढ़ने वाले हैं फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एंड फर्म का एंड कैसे होता है, डिसोल्यूशन कैसे होता है, एक फर्म कैसे बनती है और उसका एंड कैसे होता है, आज हम वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यूनिट 3 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चल रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मैंडेटरी नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग है वो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है उनके लिए, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और ना कराने पर उनकी कुछ पेनल्टीज भी है, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। बट कुछ तो फायदे होंगे अगर ऑप्शनल है तो कोई भी नहीं कराएगा, है ना। रजिस्ट्रेशन क्यों ही कराना, प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ता है, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास, सब पूरा प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं, तो क्यों कराए। ऑप्शनल है तो कोई भी नहीं कराएगा, बट कुछ प्रिविलेज दी गई है। जो एक फर्म रजिस्टर्ड होती है और एक जो फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है, दोनों की कंपैरिजन में जो फर्म रजिस्टर्ड होती है उनको क्या है, कुछ प्रिविलेज है। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको वो प्रिविलेज नहीं मिलती है, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनके कुछ ना। तो इस चक्कर में रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, अच्छा होता है फर्म के लिए। तो ऑप्शनल है बट विथ सम प्रिविलेज है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कैसे होता है, एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है फर्म को, ठीक है। जहाँ पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वहाँ पे रजिस्ट्रार जो भी होता है वहाँ पे उसको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। एक फॉर्म जो प्रिस्क्राइब फॉर्म किया गया है विद द प्रिस्क्राइब फी, जो भी फीस के साथ एक फॉर्म में सारी कुछ डिटेल्स दी जाती है, जितने भी आपके प्लेस ऑफ बिजनेसेस हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, उन्होंने कब ज्वाइन किया, उनका एड्रेस क्या है, तो ये सारी फर्म का नेम क्या है, ये सारी की सारी एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स दी जाती है और विथ फी के साथ एक किसको दिया जाता है, रजिस्ट्रार को दिया जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रार देखता है कि सब ठीक है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेता है। The registration of firm may be effected at any time by sending post or delivering to the registrar of the area in which any place of business, कोई भी आपका place of business है, ठीक है, आपके बिजनेस एक जरूरी नहीं एक ही जगह पे, कई जगह पे हो सकते हैं, of the firm is situated or proposed to be situated, a statement in the prescribed form and prescribe fee, prescribed form and prescribed fee। एंड प्रिस्क्राइब फी। फॉर्म में एक एप्लीकेशन क्या दिया जाएगा, एप्लीकेशन दी जाती है रजिस्ट्रार के पास। अब उसमें क्या क्या जाता है, देखिए सबसे पहले जाएगा द फर्म नेम, आपकी फर्म का क्या नाम है। द प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है फर्म का। द नेम ऑफ एनी अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, जहाँ जहाँ पर भी है फर्म के बिजनेस, जरूरी नहीं कि एक ही जगह पर हो, जहाँ जहाँ पर भी है उन सबके नाम। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, सभी पार्टनर ने कब कब फर्म को ज्वाइन किया। द नेम इन द फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर, द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में देनी है रजिस्ट्रार के पास विथ प्रिस्क्राइब फी। सबसे पहले क्या जाना है, फर्म का नाम, ठीक है, फर्म का क्या नाम है, प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, पार्टनर ने कब ज्वाइन किया, पार्टनर के नेम एंड फुल एड्रेस जाने और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। द स्टेटमेंट शेल साइन किए जाएंगे किसके, कितनों के द्वारा, बाय ऑल द पार्टनर्स, कितनों के द्वारा, बाय ऑल द पार्टनर्स और देयर एजेंट स्पेसिफिकली ऑथोराइज इन दिस बिहाफ, जो भी जो स्टेटमेंट दी जाएगी वो सबके द्वारा साइन किया जाएगा।
ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शैल आल्सो वेरीफाई इट, ऐसे नहीं कि साइन कर दिया, उसको पता होना चाहिए कि वो क्या साइन कर रहा है। फर्म नेम शैल नॉट कंटेन, कोई भी फर्म इनमें से जो नाम दिए हुए हैं वो नेम को कंटेन नहीं कर सकते हैं। क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इम्परर, किंग, क्वीन, रॉयल और वर्ड एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग द सनेक्शन, अप्रूवल और पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट, कोई भी ऐसा नाम ये आप नहीं यूज़ कर सकते हो फर्म के नाम के लिए, except when the state government signify its consent of to the use such word as part of the firm name by order in writing। कुछ ऐसा नाम भी नहीं जिससे लगे कि आपको अप्रूवल मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम है, स्टेट गवर्नमेंट का नाम है, बट आप उसको यूज़ कर सकते हो। कब यूज़ कर सकते हो? जब स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दे दी है, अपनी कंसेंट दे दी है, तब आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप ये कोई भी नाम आप इसमें से यूज़ नहीं कर सकते हो। अब आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि किंग फिशर भी तो है मैम, उसका कैसे है? भाई वो प्रोडक्ट का नाम है बच्चों, कंपनी का नाम या फर्म का नाम नहीं है ना। कोई भी अपने फर्म के नाम के पीछे आगे इनको यूज़ नहीं कर सकता है, फर्म का नाम ये यूज़ नहीं कर सकता है। करेक्ट? आगे चले? यस मैम, क्लियर, वेरी गुड। तो ये है आपका एप्लीकेशन जो दी जाती है रजिस्ट्रार के पास। मैंने अभी तक आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बट इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है, उसकी कुछ पेनल्टीज भी हैं। ओके, हम रजिस्ट्रेशन कभी भी करा सकते हैं, बिगनिंग में करा सकते हैं, एट कंटिन्यूंस ऑफ द फर्म चल रही है और बीच में हमें लगता है कि रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, हम कभी भी करा सकते हैं। तो हमें एक एप्लीकेशन दी जाती है, एक प्रिस्क्राइब जो फॉर्म है उसमें, और रजिस्ट्रार के पास दी जाती है और विद फी। उसमें क्या क्या फर्म का नाम गिवन होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस गिवन होते हैं, जितने भी आपके फर्म के पार्टनर हैं उन्होंने कब ज्वाइन किया उनकी डेट मेंशन होती है, नेम प्लस एड्रेस मेंशन होता है फर्म के ड्यूरेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद वो सारे के सारे जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा साइन होनी चाहिए, सभी पार्टनर्स के द्वारा, जो पार्टनर ने ड्यूली ऑथोराइज किया किसी भी पर्सन को, उनके बिहाफ पर वो उसको साइन कर सकता है। क्लियर? एनी डाउट? उसके बाद जो साइन करते हैं उनको पता होना चाहिए कि उसमें क्या मैटर लिखा हुआ है, और फर्म का नाम इनमें से कोई भी नाम नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आता है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार। when the registrar is satisfied that the provision comply हो चुके have been duly complied with, he shall record and entry the statement in a register called the registration of firm and shall file the statement। जब आपने दिया वो उनको रजिस्टर कर लेगा और फाइल द स्टेटमेंट। देन ही शैल इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या इशू कर देगा वो? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। However, registration is deemed to be completed as soon as application in the prescribed form, prescribed fee, necessary detail concerning the particulars of partnership is delivered to registrar। ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रार को वो एंट्री करनी होती है अपने रजिस्टर में, बट वो उसका डेली रूटीन का काम होता है, तो आज करे ना करे, बट जिस दिन हमने उसको एप्लीकेशन दी विद फी के साथ, वो उसी दिन मान लिया जाएगा फर्म का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। द रिकॉर्डिंग ऑफ एन एंट्री इन द रजिस्ट्रार इज ए रूटीन ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार। ही शैल इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा डीम्ड एज सुन एज एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म with the prescribed fee, necessary details, the particular of partnership is delivered to registrar। समझ आया? जिस दिन हमने सारी चीज़ें रजिस्ट्रार को दी उस दिन वो मान लिया जाएगा कि फर्म का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वो कब रजिस्टर में एंट्री कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। रजिस्ट्रेशन में आल्सो भी इफेक्टेड इवन आफ्टर ए सूट हैज़ बिन फाइल। देखिए, जब आगे हम बढ़ने वाले हैं, कुछ हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे थे कि अगर एक फर्म रजिस्टर नहीं कराती तो उसके पास कुछ प्रिविलेज नहीं मिलते, वो केस नहीं कर सकती थर्ड पार्टी के पास, है ना। तो थर्ड पार्टी केस कर दिया, वो थर्ड पार्टी ने केस चल रहा है उनके ऊपर, तो वो बेटर है कि वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करा सकती है, बट वो इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। वो बेटर है पहले केस को विड्रॉ किया जाए, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन को कराया जाए। लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी।
according to English law, respective firm is not sent or delivered to the registrar within the time specified of sections 58, then the firm may be registered on payment to the registrar of a penalty of 100 rupees per year of delay or part thereof. कितने रुपए? 100 पर ईयर ऑफ डिले और पार्ट देयर ऑफ. अब हम आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. अंडर द इंग्लिश लॉ द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंपल्सरी, जो अभी हमने बताया. देयरफॉर देयर इज अ पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म. ठीक है. But the Indian Partnership Act that does not make the registration of the firm compulsory, nor does it impose any penalty. ना कंपल्सरी नहीं है तो भाई पेनल्टी तुम कहाँ से ही लगा दोगे, है ना. जब तक कंपल्सरी नहीं होगा तो कोई पेनल्टी क्यों ही देगा आपको. नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप गिव राइज टू ए नंबर ऑफ डिसएबिलिटीज विच शैल, देखिए ये ध्यान रखना है कि फर्म क्यों करवाना चाहेगी. अगर कंपल्सरी नहीं है तो क्यों प्रोसीजर को फॉलो करना चाहेगी, क्यों करवाना चाहेगी, क्योंकि कुछ उसको प्रिविलेज होती है वो नहीं मिलती है. डिसएबिलिटीज़ जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं. विच शैल प्रेजेंटली डिस्कस. ऑल्दो registration of firm is not compulsory, yet the consequence or disabilities of non-registration have a particular pressure for their registration. तब लगता है कि रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए. तो गवर्नमेंट ने एक गेम सा हो गया कि भाई ऑप्शनल तो है बट ये तुम्हें प्रिविलेज नहीं मिलेंगे, तो बंदा अपने आप ही जाकर रजिस्ट्रेशन कराएगा. तो कुछ ऐसी प्रिविलेज है जो कि उसको नहीं मिलेगी. थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया 1 लाख रुपए का, थर्ड पार्टी ने देने को मना कर दिया, फर्म का रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती है. थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर केस कर सकती है बट फर्म थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है. तो ऐसे कुछ दे दिया है. तो गवर्नमेंट ऐसे ही थोड़ी चालू है. तो ऐसे केस के लिए वो बंदा क्या ही करेगा, ऑटोमेटिक जाकर क्या कराएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा. देखिए सबसे पहले है नो सूट इन ए सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर अगेंस्ट थर्ड पार्टी, जो कि हम अभी बात कर रहे थे. फर्म है, थर्ड पार्टी है. ठीक है. फर्म ने थर्ड पार्टी को गुड्स क्या कर दिए, सेल कर दिए 5 लाख के. अब थर्ड पार्टी बोल रही है हम आपको क्या नहीं देंगे, मनी नहीं देंगे, आपकी जो अमाउंट है वो हम आपको नहीं देंगे. और फर्म क्या है, नॉन रजिस्टर्ड है. फर्म क्या है, नॉन रजिस्टर्ड है. तो क्या फर्म थर्ड पार्टी के ऊपर शू कर सकती है, क्या फर्म थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है, केस नहीं कर सकती है. फर्म थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती है. जब तक कोई भी फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी वो थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती. तो ऐसे तो अगर थर्ड पार्टी को पता है फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कितना बेनिफिट उठा सकते हैं. The firm or any other person on its behalf can't bring an action against a third party for breach of contract entered into by the firm. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वो तोड़ सकती है और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए फर्म या उसके पार्टनर उस पर केस नहीं कर सकते हैं unless the firm is registered and the person suing are or have been shown in the register of firm as partner in the firm. जब तक वो पार्टनर जाती है ना एप्लीकेशन फॉर्म में, उनकी डिटेल्स ना गई हो प्रॉपर, जो पार्टनर्स है और फर्म क्या ना हो, रजिस्टर्ड ना हो, तब तक वो केस नहीं कर सकती है. तो देख रहे हो अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उसको कितना लॉस हो सकता है. तो ऑप्शनल है बट मैंडेटरी से भी ज़्यादा बुरा है. नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम. सेट ऑफ क्लेम देखिए अब देखते हैं यहाँ पर. मान लो ये है ए, पार्टनर है एबीसी फर्म में, ये थर्ड पार्टी है. तो इन्होंने इनको गुड्स सोल्ड किया. ठीक है. गुड्स सोल्ड किया 2 लाख का, सोल्ड किया 2 लाख का, और इन्होंने इनसे कुछ रॉ मटेरियल जो भी है बाई किया 1 लाख का, या उनसे कुछ बाई किया 3 लाख का लगा लो, एग्जाम्पल है. तो अब इनको कितना रुपए देना, इनसे 2 का बेचा 3 का 1 लाख रुपीज़ देना है.
1,00,000 देना है ना, तो ये बोल रहे हैं कि हम आपको 1,00,000 दे देंगे, बट अगर रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड फर्म है, तो आप क्या नहीं कर सकते हो, सेट ऑफ नहीं कर सकते, आपको पूरा 3,00,000 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा अगर इन्होंने केस कर दिया तो। आप सेट ऑफ अलाउड ही नहीं है, आपने उनसे कितने का माल बेचा, आपने उनसे कितने का खरीदा, सेट ऑफ नहीं कर सकते हो कि आप उसको 2 को 3 से सेट ऑफ करके 1,00,000 दे दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। If an action is brought against the firm by a third party, then neither the firm nor the partner can claim any set-off if the suit be valued more than 100 or pursue other than proceeding to enforce the right arising from any contract. अगर अमाउंट 100 रुपये तक का है तो तुम सेट ऑफ कर सकते हो, अगर उससे ज़्यादा है तो तुम सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। आपने उसको माल बेचा 60 रुपये का, आपने उससे माल लिया 80 का, तो आप सेट ऑफ करके 20 रुपये पे कर सकते हो। अगर 100 से ज़्यादा है तो सेट ऑफ अलाउड नहीं है। क्या बात। एग्रीड पार्टनर कांट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर और द फर्म। कोई 3 पार्टनर है, कोई एग्रीड पार्टनर है, उसको उसकी पार्टनर को झूठ बोला गया, अकाउंट्स नहीं दिखाए, उसकी पेमेंट नहीं दी गई है, तो वो एग्रीड पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस नहीं कर सकता है। ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म एनी अदर पर्सन ऑन दिस बिहाफ इज precluded from bringing legal action against the firm or any other person to have been a partner in the firm, but such a person may sue for dissolution. Yes, ये देखना है कि वो डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है, फर्म के एंडिंग के लिए कोर्ट में फाइल कर सकता है, बट उसके अदर देन वो उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता है कि फर्म उसको कोई उसका हिस्सा नहीं दिया, 2-3 पार्टनर मिलके एक पार्टनर के खिलाफ हो गए, तो वो बाकी पार्टनर फर्म के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते जब तक फर्म अनरजिस्टर्ड है, बट वो फर्म की डिसोल्यूशन के लिए कोर्ट में अपील कर सकता है कि फर्म को बंद कर दिया जाए। ऑफ द फर्म फॉर अकाउंट्स रियलाइजेशन ऑफ इज शेयर इन द फर्म प्रॉपर्टी वेयर द फर्म इज डिसॉल्व, कि भाई उसको उसका हिस्सा तो दिया जाए। थर्ड पार्टी कैन शू द फर्म। यस, थर्ड पार्टी केस कर सकती है। इन केस ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म एन एक्शन कैन बी ब्रोट अगेंस्ट द फर्म बाय ए थर्ड पार्टी। person cannot, partner or firm cannot sue the third party, but third party can sue the firm. थर्ड पार्टी के द्वारा किया जा सकता है। अगर आप समझ गए, आपको देने हैं थर्ड पार्टी को और आप मना कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी आपको कहाँ ले जाएगी, कोर्ट में ले जाएगी। अगर थर्ड पार्टी से आपने लेने हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए क्या है, बेटर जाइए अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। एक्सेप्शंस देख लीजिए। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म डज नॉट हाउएवर इफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स नहीं है, जो भी हमने ऊपर पढ़े उन्हीं की बात कर रहा है। द राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू शू द फर्म और एनी अदर पार्टनर, द राइट ऑफ पार्टनर टू शू फॉर, मतलब वो थर्ड पार्टी पे शू नहीं कर सकते हैं। राइट ऑफ पार्टनर है वो शू नहीं कर सकते, बट डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ शेयर और रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। The power of an official assignee receiver to the court release the property of insolvent proper and bring an action। कोई पार्टनर उनमें से इंसॉल्वेंट हो गया है तो ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट किया जा सकता है उसके हिस्से के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए। द राइट टू शू और क्लेम सेट ऑफ वैल्यू डज नॉट एक्सीड 100 रुपीज़। द राइट टू शू और प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हायर डिजीज पार्टनर फॉर अकाउंट, मतलब डिसोल्यूशन फर्म उसके लीगल हायर के द्वारा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, या इन द केस ऑफ सोलवेंट हो जाता है पार्टनर, इंसॉल्वेंट ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट किया जा सकता है, सेट ऑफ किया जा सकता है जब लेस देन 100 है, और थर्ड पार्टी पे केस नहीं किया जा सकता। ये सब राइट उनको नहीं है। तो आपका ये था रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तो एक रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इजी है, और उसके बाद अगर फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। कोई पेनल्टी नहीं है बट कॉन्सिक्वेंसेस है। तो ये आपका है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। अब आता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक फर्म का एंड कैसे होता है, एक तो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। एक फर्म है जिसमें ABC 3 पार्टनर है, एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है तो वो जा सकता है, तो ये होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, B और C के बीच में डिसोल्व हो गया, A और C का डिसोल्व हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होता है,
डी पार्टनरशिप एट विल है तो इसने अप्लाई कर दिया, कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, अगर ये और तीनों पार्टनर वॉलंटरली फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा तीनों के लिए। तो ये अब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। Dissolution of partnership between all the partners of a firm is called dissolution of the firm. Thus, dissolution of firm means the discontinue of legal relation existing between all the partner of the firm. मतलब सब लीगल रिलेशन जो भी है फर्म को चला रहे सब कुछ खत्म हो जाना, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बट व्हेन ओनली वन और मोर पार्टनर रिटायर हो रहा है, बिकम इनकैपेबल हो रहा है फ्रॉम एक्टिंग एज अ पार्टनर ड्यू टू डेथ, insolvency or the partnership, the relation between such a partner and other is dissolved, but the rest may decide to continue. In such case there is in practice no dissolution of the firm. मतलब एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन कोई पर्सन रिटायर हो रहा है या इनकैपेबल है करने के लिए, उसको जाना है छोड़कर एनी अदर रीज़न, तो उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स। The particular partner goes out, but the remaining partner carry on the business of the firm. It is called dissolution of partnership. क्या बोला जाता है? Dissolution of partnership. In the case of dissolution of firm, on other hand, the whole firm is dissolved. The partnership terminate at end each and every partner. समझ आया कि फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? पूरी की पूरी पार्टनरशिप जहाँ बंद हो रही है और जो सारा लीगल एक्शन रिलेशन उनका ख़त्म हो रहा है, फर्म होता है, चाहे एक पार्टनर जा रहा है और आ जाएगा, तो मतलब एक पार्टनर जा रहा है तो उसको बोलते हैं कि पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है बिटवीन द पार्टनर्स। अब हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, देखिए आप खुद ही बताइए, जब पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है तो उनका बिजनेस चलेगा नहीं, जब पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो रही है ना, जब पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है तब तो बिजनेस चल ही सकता है। इट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूएशन हो जाता है, पार्टनरशिप एंड हो जाता है। इट डज नॉट इफेक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। हाँ, रिकंस्टिट्यूशन जो उनकी पार्टनरशिप का मान लो कितने थे, 4 पार्टनर है, 25-25-25 थे, तो वो क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है कि अब उनका हिस्सा कितना होगा, अब वो कैसे डिवाइड करेंगे, वो सब रीमैनेज हो जाएगा, बट फर्म चलती ही रहेगी। अब आपका आता है वाइंडिंग अप। इट इन्वॉल्व्स वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म एंड रिक्वायर रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। वो मतलब सारी एसेट्स को बेचा जाएगा, कितनी लाइबिलिटीज़ देनी है कंपनी की, कितनी प्रॉपर्टी बचेगी, उनको कैसे बांटना है, वो सब प्रोसीजर किया जाएगा। इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकंस्टिट्यूशन ऑन एंड रिक्वायर ओनली रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। दोबारा से रिवैल्यू की जाएगी किसका कितना हिस्सा होगा। अब A firm order of court, a firm may be dissolved by order of court, या अपने इच्छा से भी हो सकती है और by the order of court भी हो सकते हैं। आगे भी पढ़ने वाले हैं कि कब कब कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि फर्म को बंद कर दिया जाए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट की ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। स्कोप, इट इज़ नेसेसरी इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसका हिस्सा है ऑब्वियसली, क्योंकि सब पार्टनर में डिसोल्व तो हो ही गया, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का हिस्सा नहीं है। इट मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फाइनल क्लोजर ऑफ अकाउंट, येस इट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इट डज नॉट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ, रिकंस्टिट्यूट किया जाता है किसका कितना हिस्सा होगा, फाइनल क्लोजर अकाउंट्स को बंद नहीं किया जाता कि हमारे ये फाइनल है और उसको बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये 5 पॉइंट्स आपके पूछा जा सकता है डायरेक्ट, तो आपको करने हैं, ईजी है। तो सबसे पहले क्या है? कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस। जब फर्म बंद होती है तो बिजनेस भी एंड हो जाता है, बट इसमें कंटिन्यू रहता है पार्टनरशिप में, ठीक है। सेकंड है वाइंडिंग अप किया जाता है, सारी एसेट को बेचा जाता है, लाइबिलिटी को पूरा किया जाता है, बट इसमें रिकंस्टिट्यूशन होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट के द्वारा भी हो सकता है और विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी हो सकता है अपनी इच्छा से, इसमें ऑर्डर ऑफ कोर्ट की कोई नीड नहीं है। स्कोप, ये इन्वॉल्व करता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्व नहीं होता है। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में होता है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फाइनल क्लोजर नहीं होता है। अब आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होती है, कितने टाइप्स कैसे किया जा सकता है। डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ये है विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अभी हम पढ़ रहे थे ना कि विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, विदाउट अपनी इच्छा से या
है इसमें 4.5 पॉइंट्स, वैसे भी हो सकता है और विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी किया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट डिसोल्यूशन कैसे किया जाता है। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, देखिए सेक्शन 40 सेक्शन करने की आपको कोई नीड नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर सेक्शन आप जब आपको पूरा 100% श्योरिटी है ना कि भाई ये करेक्ट है, मोर देन 100% श्योरिटी है, तभी आपको लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। सेक्शन के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। गलत सेक्शन है तो पूरा नंबर, पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। अगर नीचे का मैटर ठीक है, सेक्शन गलत है, तो भी कोई आपका रीड नहीं करेगा। तो बेटर यही है सेक्शन को अवॉइड कीजिए। कुछ एक सेक्शन है जो करने हैं कंपनीज एक्ट में या कुछ इंटर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बाकी सब अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मैटर ठीक है तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। फुल तो लॉ में कभी नहीं मिलते हैं, बट अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन 40 गिव्स राइट टू द पार्टनर्स टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट विद द कंसेंट। देखिए सबसे पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। जो पार्टनर्स है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, उनके बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है, उस एग्रीमेंट के बेसिस पे वो डिसोल्यूशन हो सकता है। टू डिसॉल्व बाय एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर ने अपनी कंसेंट दे दी, एग्रीमेंट कर लिया, और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना जब फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म बनाई जाती है कि कब डिसॉल्व करना है, कितने साल चलाना है, किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसके बीच में भी वो कर सकते हैं कंसेंट देकर, कोई एग्रीमेंट बनाकर कि भाई अब नहीं हो पा रहा है, हमें एक दूसरे से बिछड़ जाना चाहिए, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो सभी कंसेंट लेकर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग या कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसको डिसोल्व किया जा सकता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय एडजुडिकेटिंग ऑफ ऑल द पार्टनर, और कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो फर्म का डिसोल्यूशन होना कंपलसरी है। बाय द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट विच मेक अनलॉफुल, मान लो पार्टनरशिप फर्म केमिकल का बिजनेस कर रही है कोई, और सरकार ने, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि अब कल से वो केमिकल नहीं बेचा जाएगा, तो मतलब कोई केमिकल का बिजनेस किया जा रहा है जो कि बैन हो गया है, बंद हो गया है, तो वो एक अनलॉफुल, अब जो चीज़ बैन हो गई है तुम उसको बेच के दिखाओ, बेच लोगे बट पेनल्टी बहुत होगी, तो नहीं बेच सकते हो ना। तो जो चीज़ बैन कर दी गई है, तुमने वो बिजनेस किया, उसको बैन कर दिया गया है, तो वो क्या होगा, फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी, कोई और बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोला जाता है, जिसको कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या है, 2 पॉइंट्स है, ध्यान से कीजिए, देखिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या होता है, सबसे पहला बोला गया है कि कहाँ, जहाँ पर पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, वहाँ पे फर्म का कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है। सेकंड बोल रहा है कि कुछ ऐसा जो आप कर रहे हैं जो इलीगल बन जाता है, मतलब गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मेक it unlawful for the business of the firm to be carried on or for the partners to carry it on any partnership। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपका केमिकल का। A firm is carrying on the business of trading or a particular chemical and a law is passed which ban on the trading of a such particular chemical। अगर फर्म के 2 बिजनेस है तो दोनों को बंद करने की जरूरत नहीं है, जो पर्टिकुलर बिजनेस बैन किया है आप उसको बंद कर सकते हैं और बाकी को कंटिन्यू कर सकते हैं। द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल एंड सो द फर्म विल हैव टू बी कंपल्सरी डिसॉल्व। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जल्दी बोले, क्या बताया, फर्स्ट बोला कि जहाँ पर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, सारे हो जाते हैं। सेकंड की कुछ ऐसा अनलॉफुल हो जाता है बिजनेस करना, तो अगर 2 बिजनेस है, एक कंटिन्यू कीजिए, एक को बंद कर दीजिए। व्हेन मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर और अंडरटेकिंग इज कैरीड on by the firm, the illegality of one or more shall not of itself cause the dissolution of the firm in respect of its lawful adventure and undertaking। ठीक है, तो कोई 2 है तो जो अनलॉफुल है उसको बंद कीजिए, दूसरे को कंटिन्यू कीजिए, या अपना एक और बिजनेस खोल लीजिए, अब यही हो सकता है। तो अभी हमने पढ़ा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एग्रीमेंट जो हुआ है उसके बेसिस पे आप डिसोल्व कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब आता है डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टीजेंसीज। वो कौन कौन सी हो सकती है, क्योंकि फर्म बनाई गई है कोई एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, फर्म बनाई गई है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, वेयर द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूट फॉर अ फिक्स टर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। लेट्स से कि इस फर्म बनाई गई 3 ईयर, ठीक है, तो वो ख़त्म हो गए तो अब फर्म का बाय बाय हो गया, टाटा हो गया।
कि एक स्पेसिफिक टर्म के लिए, पीरियड के लिए बनाई गई है, वो कंप्लीट हो गया, या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रेलवे का प्रोजेक्ट मिला है, मेट्रो का प्रोजेक्ट मिला है, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, तो फर्म का क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन। वेयर द फर्म इज कंस्टिट्यूट और कैरी आउट वन और मोर adventure or undertaking then by completion thereof, by the death of the partner and by adjudication of partner as an insolvent। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो डिसोल्यूशन हो जाता है। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, देखिए सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट ये एक्ट में लिखा है, बट अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो दैट विल प्रिविल। कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए आपके एक्ट में ये लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है तो दैट यही माना जाएगा। इसके अलावा आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है तो दैट विल प्रिवेल। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ए फर्म कैन बी डिसॉल्व ऑन हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टीजेंसीज। सबसे पहले फिक्स पीरियड के लिए बनाई गई है, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा फर्म का डी एंड डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ। अब आता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। कोई भी पार्टनर अपनी इच्छा से नोटिस दे सकता है दूसरे पार्टनर को, कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है कि फर्म का डिसोल्व होना है। Where the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm। वो बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे सकता है कि उसकी इंटेंशन है फर्म को बंद कर दिया जाए। इन केस डेट इज मेंशन इन द नोटिस, the firm is dissolved as the from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, or in case no date is so mentioned as the from the date of communication of the notice। मान लो नोटिस है, डिसोल्यूशन एट विल कैसे होता है कि आपने नोटिस दे दिया जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हो, इस नोटिस के अंदर अगर आपने डेट मेंशन की है, इस नोटिस में फॉर एग्जांपल आपने 10 मई मेंशन किया है तो इस दिन माना जाएगा। अगर आपने कोई डेट मेंशन नहीं की है तो कब माना जाएगा, कोई डेट मेंशन नहीं की है तो जिस दिन ये डेट रिसीव हुआ, लेट्स से 15 मई, उस दिन माना जाएगा। ठीक है, तो जो भी डेट आपने इन द फर्म, अगर डेट मेंशन है नोटिस में, डेट मेंशन इन द नोटिस, और इन केस नो डेट मेंशन इन द नोटिस, डेट ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर। अब आता है आपका डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। अभी आपको समझ आया, आपने ये 4 पॉइंट किए हैं। एक होता है डिसोल्यूशन करना विदाउट द कोर्ट, एक होता है डिसोल्यूशन करना बाय द कोर्ट। डिसोल्यूशन विदाउट द कोर्ट 4 है, अपने आप तुम कर सकते हो। एक होता है बाय एग्रीमेंट, एक होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई भी पार्टनर, या अनलॉफुल हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुछ ऐसे स्पेसिफिक पीरियड के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए डेथ और इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके लिए बनाई गई है। या पार्टनरशिप एट विल है तो आप नोटिस देके बाकी पार्टनर्स को बोल सकते हैं कि अब आपको पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है। ठीक है, अब आता है कोर्ट। कोर्ट कब कब ऑर्डर दे सकता है कि फर्म को बंद कर दिया जाए, फर्म की डिसोल्यूशन हो जाए। देखिए डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, सेक्शन 44, कोर्ट में एट द सूट ऑफ पार्टनर डिसॉल्व ए फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले आता है अनसाउंड माइंड, वेयर ए पार्टनर नॉट ए स्लीपिंग पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म। देखिए कोई भी पार्टनर नॉट ए स्लीपिंग पार्टनर, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पार्टनर यूनिट फर्स्ट, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, याद आ रहा है। आप सब रोज सुबह सुबह बादाम खाते हो ताकि आपकी मेमोरी ठीक रहे, है ना, याद आता रहे पीछे हमने क्या पढ़ा था, नहीं तो आगे आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे पीछे साफ होता जाता है ना, तो वो याद होना ज़रूरी है। या फिर बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती, ऐसा कुछ तो नहीं है ना कॉन्सेप्ट। और साथ साथ आप लिखते तो रहते हैं ना कुछ, ये तो नहीं कि सोचते रहते हो कि क्या चल रहा है पड़ोसी के घर में, ये सब तो नहीं चल रहा है ना कुछ। तो याद आ रहा है ना कि हमने पढ़ा था एक एक्टिव पार्टनर होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है। तो जो अनसाउंड माइंड, वेयर ए पार्टनर नॉट ए स्लीपिंग पार्टनर हैज़ बिकम अनसाउंड माइंड, जो एक्टिव पार्टनर ही है वो ही काम का नहीं रहा, तो फिर फर्म कैसे चलेगी, राइट। तो इसमें कोर्ट क्या कर सकता है, बोलो, ऑर्डर दे सकता है फर्म को बंद करने के लिए। और सूट द अदर पार्टनर और एनी बाय द नेक्स्ट फ्रेंड
टेम्परेरी सिकनेस इज नो ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कोई पार्टनर 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए बीमार है, उसको तो डिसोल्यूशन नहीं किया जाएगा। वो वैसे परमानेंटली अनसाउंड माइंड हो गया है तो वहाँ पर क्या ऑर्डर दे दिया सकता है कोर्ट, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब इसमें एक एग्जाम्पल भी गिवन है। ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म। A has served infection and got thiopeid. Due to this, he was not able to conduct business for few weeks. This kind of illness can't be treated as dissolution. Obviously ना अनसाउंड माइंड होना चाहिए फॉर लाइफ टाइम, मतलब अनसाउंड माइंड की वो नहीं कर सकता, आगे का नहीं पता उसका, कुछ दिन के लिए बीमार हो रहा है, वो हो रहा है, उसको अनसाउंड माइंड नहीं बोला जाएगा। Permanent incapacity, when a partner other than the partner's wing has become in any way permanently incapable हो गया his duty as partner, then the court may dissolve. Such permanent incapacity may result from physical disability, illness etc. ठीक है, परमानेंटली वो कुछ काम नहीं कर सकता है तो उसको हम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है डिसॉल्व करने के लिए। मिसकंडक्ट, वेयर ए पार्टनर which is likely to affect prejudicially the carrying on the business, the court may order for dissolution of the firm by giving regard to nature of business. It is not necessary to that misconduct must relate to conduct of the business. The important point is adverse effect. फर्म में कोई पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है, प्रॉफिट वो अकाउंट संभालता है, मान लो सब पार्टनर्स का अलग अलग काम हो सकता है ना कि ये आप ये करोगे आप ये करोगे, तो कोई पार्टनर फर्म में अकाउंट संभाल रहा है, एग्जाम्पल वो बाकी पार्टनर उसको बोल रहा है अकाउंट्स की डिटेल्स दिखाओ, वो नहीं दिखा रहा है, कोई पार्टनर कैश हैंडल कर रहा है वो नहीं बता रहा है, तो मिसकंडक्ट कर रहा है। तो मिसकंडक्ट से आपका बिजनेस इफेक्ट होना चाहिए, वो कैसे भी टाइप का मिसकंडक्ट हो, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि फर्म को क्या होना चाहिए, डिसॉल्व होना चाहिए। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, लगातार कोई पार्टनर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है, एक बार किया उसको समझा दिया, उसने बोला ठीक है, फिर दोबारा कर रहा है, फिर तीसरी बार कर रहा है, फिर चौथी बार कर रहा है, तो परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है किसी पार्टनर के द्वारा। तो वेयर ए पार्टनर विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म और कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस or otherwise to conduct himself in matter relating to business that he is not reasonably practicable or other to carry on the business, then the court may dissolve. मतलब दूसरे पार्टनर्स के लिए वो पॉसिबल नहीं है कैरी करना, वो कस्टमर को झूठ बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वहाँ पर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि भाई बिजनेस को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, एम्बेजलमेंट, keeping erroneous account, holding more cash than allowed, refusal to show account despite repeated requests. embezzlement वो अकाउंट्स चोरी कर रहा है, ठीक है, गुड्स की चोरी, पैसों की चोरी, कीपिंग झूठ लिख रहा है, होल्डिंग कैश उसको अलाउड है 10,000 20,000 रख रहा है, शो अकाउंट्स दिखाने से मना कर रहा है, तो वो कुछ भी कर रहा है, कंटिन्यूस कर रहा है, तो क्या किया जा सकता है, ऑर्डर दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। वो दूसरे पार्टनर्स के लिए वो डिफ़िकल्ट है उस बिज़नेस को कैरी करना, तो ऑर्डर दे सकते हैं कि अब इसको बंद कर दिया जाए। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर हैज़ ट्रांसफर्ड द होल इंटरेस्ट इन द फर्म टू थर्ड पार्टी और अलाउड हिज शेयर टू चेंज और सोल्ड बाय कोर्ट इन द रिकवरी ऑफ द एरर ऑफ लैंड ड्यू टू द बाय पार्टनर में डिसॉल्व द फर्म एट इंसेंट ऑफ द एनी अदर पार्टनर। किसी ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिया है तो दूसरे पार्टनर उसके साथ नहीं बिजनेस करना चाहते, कोई भी रीज़न है, तो वो डिसॉल्व किया जा सकता है। कंटिन्यूस एंड परपेचुअल लॉसेस, वेयर फर्म को कंटिन्यू प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, लॉस पे लॉस ही हो रहा है, तो वहाँ पर भी कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, कोर्ट को अगर लगता है इनमें से कुछ है डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, कोई भी काम नहीं कर रहा है, वेयर द पार्टनर आर नॉट इन टॉकिंग, आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं पार्टनर, मिलते हैं तो करके चले जाते हैं, ऐसे थोड़ी बिजनेस चलेगा। लॉस ऑफ सब्सटेंट, मतलब बस उनका यही है, लॉस ही हो रहा है, बुनियाद ही सब्सटेंट का मतलब बुनियाद होता है, उनका बुनियाद ही क्या है, लॉस है, प्रॉफिट तो उन्होंने देखा ही नहीं है। ग्लैम्बिंग बाय पार्टनर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जहाँ पर ऐसे लगता है कि इक्विटेबल है तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं जहाँ पर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि फर्म को क्या होना चाहिए, डिसॉल्व होना चाहिए। एक तो जहाँ हमने पढ़ा विदाउट द कोर्ट इंटरफेयर, खुद की इच्छा से कर लो, 4-5 पॉइंट जहाँ है, और जहाँ पर ये है कि डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कैसे कैसे होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट।
एक अनसाउंड माइंड हो जाता है, कोई भी परमानेंट इनकेपेबल हो जाता है, मिसकंडक्ट किया जा रहा है, परसिस्टेंट कोई भी पार्टनर लगातार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अपना इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर देता है, लॉस हो रहा है, और इन जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड जहाँ पर कोर्ट को लगता है कि फर्म को क्या होना चाहिए, डिसॉल्व होना चाहिए। डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, लॉस ऑफ सब्सटेंस, ग्लैमिंग बाय पार्टनर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर क्या किया जा सकता है, फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। देखिए अब आता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये आपका चार्ट है जहाँ पर अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले विदाउट द कोर्ट, बाय द कोर्ट, तो ये आपको करना अच्छे से। ये है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट बाय नोटिस। ठीक है, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स क्या, ये अनलॉफुल हो गया हमारा केमिकल बिजनेस। अब आता है मिसकंडक्ट, परमानेंट इनकेपेसिटी, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कंटिन्यूस लॉस और जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। तो ये आपसे कोई एक भी पूछा जा सकता है, पूरा भी पूछा जा सकता है, बट इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, तो आपको करना है इसको अच्छे से। इजी टॉपिक है, कुछ हार्ड तो वैसे ही नहीं है, लो में सब इजी ही है, तो अगर अच्छे से करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। हाफ जो यूनिट थर्ड हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके साथ साथ हम अपने क्वेश्चन बैंक को करने वाले हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाय द ICAI पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस यूनिट को ख़त्म करने वाले हैं, प्लस वो हमारा क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, एंजॉय योर डे।